आज का जो टॉपिक आप लोगों का रहेगा वो इंडियन पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्रियम्बल। क्वेश्चन आएंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। प्रियम्बल जो आप लोगों का होगा इसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। इसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये एक तरह का छोटा सा क्रैश कोर्स टाइप में वीडियो आप लोगों को दूंगा, ठीक है। नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं, बट इसी वीडियो में आप लोगों का कोई भी एग्जाम में क्लर्क से लेके एचएएस तक का उस इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों को कभी नहीं आता है, ठीक है। डिटेल बैच में आप लोगों का 12 तारीख से शुरू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना सिंपल है आप लोगों का, इट इज अ समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप लोग कोई किताब पढ़ते हैं उस किताब की एक समरी बनती है, ओके। तो वही होता है आप लोगों का प्रस्तावना। इस पे क्या क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोगों ने याद रखना है। इनके ऊपर क्या क्या कुछ कुछ हमारा रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, जिसको हम इग्नोर ही करते हैं कि इसके ऊपर नहीं पढ़ाना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट दी जाती हैं। स्टेटमेंट किसके ऊपर दी है, जैसे मान लो आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, वहां पे स्टेटमेंट दी जाती हैं इसके ऊपर। तो हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, इसके ऊपर भी कुछ हमारे विद्वान थे, स्कॉलर थे, जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी हैं। तो जैसे सबसे पहले आप लोग जाने एक नाम, जिनका नाम है N.A. पालकी वाला। N.A. पालकी वाला। N.A. पालकी वाला ने कहा है कि जो आप लोगों का प्रियम्बल है, इट इज एन आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, ये पहचान पत्र है किसका, हमारे संविधान का। तो N.A. पालकी वाला का नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हमने एक नाम कल पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था, K.M. मुंशी। कौन है K.M. मुंशी, तो K.M. मुंशी के बारे में मैंने एक बक्कल बताया था, ही इज द मेंबर ऑफ, ये मेंबर थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये क्वेश्चन आएगा आपको। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है K.M. मुंशी आप लोगों के एक कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है चेयरमैनशिप के ऊपर, बट फिर भी आप लोग याद रखना। तो ये हमारे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है हमारी, है ना, बिजनेस, व्यापार से संबंधित है। तो आप लोग यहाँ से एक छोटा ट्रिक याद रखें कि व्यापार कौन संभालता है, मुंशी संभालता है। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि व्यापार की जो कमेटी थी उसके जो हमारे चेयरमैन थे उनका नाम था K.M. मुंशी। तो मुंशी क्या करता है, बिजनेस व्यापार को संभालता है, तो ये ध्यान रखना। तो K.M. मुंशी ने क्या कहा था, इट इज अ होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लिख लेना पूरा का पूरा खुद कि इन्होंने कहा था कि ये कुंडली है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की। ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिनके ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है और आप लोगों को भी कहूंगा कि इनका नाम भी आप लोगों ने याद रखना। आईडी कार्ड पालकी वाला है, होरोस्कोप मुंशी हैं, और एक आप लोगों के फॉरेनर स्कॉलर हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट वार्कर। तो अर्नेस्ट वार्कर जी के द्वारा कहा गया था, इट इज अ की नोट, इट इज अ की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी याद करना आसान है। देखो, आईडी कार्ड मतलब पहचान पत्र, ये किसी हिंदू ने, सॉरी किसी इंडियन ने दिया होगा पहचान पत्र। कुंडली के बारे में बोला तो इंडियन होगा, बट जब बात आई की नोट की, तो की नोट एक इंग्लिश वर्ड है। तो अर्नेस्ट वार्कर का नाम आप लोगों ने याद रखना है, HPPSC के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना आप लोगों की ज्यादा रहेगी। फिर अगर हम आगे बढ़े प्रियम्बल के ऊपर, कि प्रियम्बल जो हमारा है इसका जो आइडिया था ये हमने कहाँ से लिया है। देखो, कहीं ना कहीं से तो हमें कॉपी करना पड़ता है या कहीं ना कहीं से आइडिया लेना पड़ता है, तो ये हमने बोरो किया था। तो याद रखें, ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का प्रियम्बल का था, ये आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पर आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रियम्बल की जो लैंग्वेज थी, मतलब जैसे इसको लिखा गया था, ये हमने कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया आता है। आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया का, तो आप इसको इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आप लोगों ने ये याद रखना, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में
पूछे गए हैं। ठीक है, कल मैं आप लोगों को वो मैप में समझाऊंगा, आज मैं टाइपिंग करके ही समझा रहा हूँ, थोड़ा बिजी था मैं। अच्छा, इतना सा समझ आ गई बात जितनी मैंने आप लोगों को कही। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो आप लोगों को मैंने क्या कल कहा था, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ कि हो सकता है ऐसे पूछे जाएं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रियम्बल इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि आजकल हम कोई भी व्हीकल लेते हैं तो उसको मॉडिफाइड करवाते हैं, ठीक है, तो वो कोई ना कहीं से कॉन्सेप्ट हमने लिया होता है मॉडिफाई करने का। तो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। तो ये कब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आगे रखा था? 13 नवंबर 1946। ये प्लीज याद रखना आप लोगों ने, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये किसका मॉडिफाइड वर्जन था? तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है, जो हमारी उस उद्देश्य प्रस्ताव होता है हमारा, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का ही ये मॉडिफाइड वर्जन था। तो ये प्लीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि आपने जो आपका प्रियम्बल है इसको आप लोगों ने मतलब, सॉरी, जो आपका ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 13 नवंबर को इसको हमने पेश किया था, इसको अपनाया कब था? तो 22 जैन 1947, मैंने कल बताया था आप लोगों को। इसके बाद और बाद में यही जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, बाद में जाके यही क्या बनेगी? संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको हमने इन्फोर्स कब किया था, लागू कब किया था? तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जो प्रस्तावना हमारी है ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? लागू हुई थी। एक चीज और याद रखना, कभी क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था या प्रियम्बल पहले बना था। कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था, तो मैंने क्या कहा था कि प्रियम्बल जो प्रस्तावना आपकी है ये समरी है एक तरह की, है ना। तो किसी भी चीज की समरी हम तभी पता कर सकते हैं जब हमने उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट पढ़ा हो। किसी किताब के बारे में आपने पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसकी समरी बनानी है, तो पहले किताब पढ़नी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना, बाद में आप लोगों का 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना आप लोगों के सामने आ गई थी, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग याद रखनी है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, उससे पहले समझिए। देखिए, अब प्रस्तावना बनाने के लिए हमें कंटेंट तो लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि खाली कागज रखा इसे हम कंटेंट कर लें, इंग्रेडिएंट कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी प्रियम्बल होता है इसकी सोर्स अथॉरिटी क्या होती है? सोर्स अथॉरिटी ऑफ प्रियम्बल। तो सोर्स अथॉरिटी, अच्छा, सोर्स अथॉरिटी ऑफ प्रियम्बल, जो आप ऐसे लिखो, सिंपल जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा, सोर्स अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसको समर्पित है, इसको पावर कहाँ से मिलती है? तो आप लोगों को ये सामने दिख रहा है। याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको आया होगा कहीं ना कहीं से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका जो सोर्स होता है प्रियम्बल, ये किसको समर्पित होता है? तो हमेशा याद रखना, बी द पीपल, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसको जो पावर मिलती है, इसको जो सहमति जो भी कुछ भी है आप लोगों का, ये सारा का सारा किससे मिलता है? भारत के, सॉरी, हाँ, लोगों से, ठीक है। भारत के लोगों में सिर्फ आपने हिंदुओं को याद नहीं रखना, सभी के सभी इसमें आएंगे। तो ये ध्यान रखना। ये पूरी की पूरी लाइन जो आप लोगों को दिख रही है, अभी हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। वो किस तरह से पूछा जाता है? या तो आपको ये क्वेश्चन जो मैंने पूछ लिया, प्रियम्बल जो आपका किसको समर्पित है? पीपल ऑफ इंडिया। अदरवाइज आप लोगों को ये जैसे सॉवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, जैसे ये है SSSDR, ये आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाते हैं। जब आपको चारों 3 ऑप्शन दिए होंगे, बताओ इनमें से मिस कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी आप लोगों की, ये सारा कुछ है कि इसमें कितनी कितनी मिली है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हम इसको सीखेंगे कि क्या याद रखना, ठीक है। ऐसे सामने आप लोगों की एनसीईआरटी होती है, उसके उसके ऊपर भी सारा कुछ लिखा होता है। तो हमने क्या सीखा, मैंने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, इसकी सोर्स अथॉरिटी जो होती है वो कौन होते हैं? वो पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के लोग होते हैं सोर्स अथॉरिटी।
कौन होंगे? भारत के लोग। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा प्रियम्बल है, इसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या नेचर होता है, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, पीछे जो लाइन मैंने आप लोगों को कहा, जो याद रखनी, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। कई बार आपको सीक्वेंस में कह दिया जाता है कि लगाओ इसको सीक्वेंस में। ठीक है। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इनका मतलब समझेंगे आप लोगों ने। बेसिक इसका मतलब समझना है कि सोवेरियन क्या होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, सोवेरियन का मतलब होता है बी आर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन। कि जो भारत है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, आजाद है अपने देश के डिसीजन लेने के लिए। मैंने कल आप लोगों से कहा, वी आर द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप किनको मिलती है? जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कॉलोनी या कॉलोनियल रूल रहा है, और कॉमनवेल्थ का जो मेंबर है वो खुद ब्रिटिश भी खुद है। ठीक है। बट इसमें जरूरी नहीं है कि इसका मेंबर रहना है। भारत जब चाहे इससे अपनी मेंबरशिप को वापस ले सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बना था? कल मैंने बताया था, नॉर्मल सा है, मई 1949। तो सॉवेरियन का मतलब आप लोगों, तो अगर बीच में कभी आवाज चली जाए तो आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें प्रॉपर वॉइस रहती है, तो आप लोग वहां से भी ध्यान रखना ना। तो सॉवेरियन मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो पहला वर्ड आप लोगों का सॉवेरियन का है उसका मतलब ये है कि वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन। तो ये याद रखना। ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए भारत जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। उसको अपने अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश के लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई निर्णय लेना है तो उसको किसी अदर कंट्री से पूछना नहीं पड़ेगा। वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। फिर इसमें मैंने सेकंड आप लोगों को लिखाया था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होता है समाजवादी। ठीक है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि समाजवादी में जो रूल होता है, जो शासन करते हैं वो गवर्नमेंट करती है। बट गवर्नमेंट जो आप लोगों की होती है, इसमें जितने भी डिसीजन लेगी, डिसीजन इसके जितने भी होंगे वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए होंगे। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। सोशलिस्ट समाजवादी का मतलब ये होगा। सेक्युलर आता है इसमें आप लोगों का धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है ऑल रिलीजन इन इंडिया आर इक्वल। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ऑल रिलीजन आर इक्वल, भारत में जितने भी धर्म है वो सब एक बराबर हैं। और हमेशा याद रखना, भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव है। अगर किसी एक भी धर्म के ऊपर किसी तरह का कोई भी दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो डिसीजन लेती है। यूएसए जो आप लोगों की है वहां पे नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। वो कहते हैं कि हमारे देश में हमें नहीं चिंता कि कौन सा धर्म है, किसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। जैसे पाकिस्तान ले लीजिए, वो सिर्फ इस्लामिक चीजों को मानती है, बट भारत इस्लाम को भी मानेगा, बुद्ध को भी मानेगा, जैन को भी, सभी को एक एक बराबर लेके चलेगा। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद मैंने एक और वर्ड लिखाया था जिसका नाम था डेमोक्रेटिक। तो सीक्वेंस यही आप लोगों का याद रखना। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ठीक है। और लोगों का, तो ये चीजें सीधी सी है। जो मैंने पीछे आप लोगों का कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये सीधी सी डेमोक्रेटिक यही आप लोगों का होगा, डेमोक्रेसी चलती है। इसके बाद आप लोगों का होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक गणराज्य जो आप लोगों का होगा, तो इसमें क्या रहता है आप लोगों का, हेड ऑफ स्टेट जो आप लोगों का होगा। हेड ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, पूरा का पूरा देश होगा, वो इलेक्टेड होगा। ठीक है। हेड ऑफ स्टेट हमारा क्या होता है? हमारा हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आप लोगों का, वो इलेक्टेड होता है।
ठीक है, चाहे उसमें हम आम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आप लोगों के उनके द्वारा उसको चुनाव करवा के इलेक्ट किया जाता है। तो ये भी चीज आप लोगों के माइंड में रहनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को कि आप लोगों ने याद रखना है सोवेरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों को पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जो हमारा प्रियम्बल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने बीच में एक और लाइन आप लोगों ने देखी होगी, अब वो वाली लाइनें आप लोग प्लीज एक बार फिर से देख लो। जैसे यहाँ पे देखो, ये सारा पढ़ लिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो पावर देती है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल को। उसके बाद सॉवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी। ठीक है, कि ये जस्टिस कितने प्रकार का मिलेगा, तीन प्रकार का। आप यहीं पे कर लीजिए इसको कंप्लीट। जस्टिस जो आप लोगों को तीन प्रकार का मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार का आपको जस्टिस दिया जाता है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी आप लोगों को कितने प्रकार की दी जाती है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। ठीक है। इक्वालिटी आपको स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में एंड प्रमोट एमंग देम ऑल। ठीक है, तो आपको जो इक्वालिटी दी जाएगी उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको एक बराबर रखा जाएगा, सबको एक बराबर माना जाएगा। इसके बाद आप लोगों का आता है फर्टर्निटी। ये आप लोगों का बंधु तब होता है कि सबको एक सम्मान मिलके चलना है, सबको एक साथ भाई बंधु की तरह रहना है। समझ आ गई ये चीज, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं फिर भी आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कैसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट है। देखिए, जस्टिस पूछा जाएगा बच्चों आप लोगों को, तो आपने याद रखना है कि जस्टिस आप लोगों को तीन प्रकार का मिलेगा, एक सोशल मिलेगा, एक इकोनॉमिक मिलेगा, और एक आप लोगों को पॉलिटिकल मिलेगा। ठीक है जी। सेकंड आप लोगों का जो होगा वो होगा लिबर्टी का। लिबर्टी में आप लोगों को लिबर्टी किस चीज़ की होगी, आपके विचारों की होगी, थॉट जो आप लोगों के होंगे, एक्सप्रेशन जो आप लोगों का होगा, वर्शिप आप लोगों की होगी, बिलीफ आप लोगों का होगा इसमें, एंड फेथ आप लोगों का होगा। ठीक है, इसमें तीन प्रकार का होता है, इसमें पांच प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आप लोगों को इक्वलिटी बताया, इक्वलिटी इन योर स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दो प्रकार की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट जो आपका फर्टिनिटी था वो तो अकेला ही है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे याद रखना बंधुत्व को, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की कंप्लीट होती हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। मान लो इससे भी क्वेश्चन नहीं आया आप लोगों को, यहाँ भी छोड़ दे कि प्रियम्बल से कोई, प्रियम्बल से क्वेश्चन आएगा, प्रियम्बल का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये सारे में से एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। ठीक है, एचपीपीएससी तो इनसे क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो अभी हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। ठीक है, अमेंडमेंट क्या होते हैं आप लोगों के। तो अमेंडमेंट आप लोगों को ने याद रखना है कि क्या भारत, क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोगों का है इसमें कितनी बार, ये भारत के संविधान की बात की जा रही है, आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो याद रखना सिर्फ एक ही बार हुआ है, वंस। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो अमेंडमेंट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एचपीपीएससी के फर्स्ट पेपर की कोई तैयारी कर रहा है तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे। 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946। ठीक है, तो ये पहला अमेंडमेंट हुआ था। और कभी आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, अब ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आप लोगों को बना कि ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि भारत के संविधान में ही अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी। तो हमें तीन अक्षरों को ऐड करना था। द फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, जो पीछे मैंने शब्द बताए इनको ऐड किया गया था इसके अंतर्गत। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजों को याद रखना, इंटीग्रिटी, ठीक है जी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर।
तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है आप लोगों को कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोगों का था उसमें कौन से तीन शब्द जोड़े गए। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे कि क्या आप लोगों का जो प्रियम्बल है इसके ऊपर कुछ केस हुए हैं, कि क्या प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था कि नहीं माना गया था। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि प्रियम्बल के ऊपर कोई केस हुआ है, तो आपने याद रखना है सबसे पहला जो केस हुआ था प्रियम्बल के ऊपर, जो कि सॉरी केस जो आपका रिलेटेड था किससे, प्रियम्बल से। कोई ऐसा केस जो कि रिलेटेड हो आपके प्रियम्बल से, तो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। टोटल आपने तीन केस याद रखने हैं, तीन ही इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है ऐसे, केस, रिलेटेड और एसोसिएटेड टू योर इंडियन प्रियम्बल। सबसे पहला जो केस आप लोगों का है वो है बेरूबानी केस। ठीक है, क्या नाम है, बेरूबानी। ठीक है, यूनियन केस। अच्छा, बेरूबानी यूनियन केस में आप लोगों को सिंपल सा वर्ड बता देता हूँ क्या चीज़ है, आप लोगों को वैसे ही दिमाग में रह जाएगी। 1960 में हुआ था ये। तो बेरूबानी यूनियन केस जो आप लोगों का था वो कब हुआ था, वो 1960 में हुआ था। तो याद रखें, मैंने पीछे आप लोगों को क्या पढ़ाया कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। तो उससे पहले का इतिहास 1960 का जानिए, कि एक केस हुआ था बेरूबानी यूनियन केस। अब ये वेरुवानी यूनियन केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये जो मैं लिख रहा हूं ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, क्या दिया, कि प्रियम्बल, आप याद रख सकते हैं, आपको वैसे दिमाग में बैठ जाएगा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हेंस इट कैंट बी, या इट कैन या कैन नॉट बी अमेंडमेंट या अमेंडेड। ठीक है। उसके बाद एक और केस हुआ, वो था आपका सेकंड नंबर पे केशवानंद भारती केस। अब केशवानंद भारती केस जो आप लोगों का हुआ था वो 1973 में हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। डिसीजन ये आया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड अमेंडेड इट कैन बी अमेंडेड। अब ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर वाला डिसीजन आप लोगों का नहीं माना गया और नीचे वाला मान लिया। पास तो इसी ने किया कि प्रियम्बल उसका पार्ट है, क्योंकि याद रखना आप लोगों ने, कोई भी डिसीजन तब वैल्यूबल होता है जब उस डिसीजन को देने के लिए जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो ज्यादा हो। केशवानंद भारती जब केस हुआ था आप लोगों का, तो इसमें नंबर ऑफ जजेस जो आप लोगों के थे वो थे 13। 13 जजों ने मिलकर इसको दिया था। इसके जजेस ना पूछे जाएंगे, ना इसके पूछे जाएंगे, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। फिर आप लोगों ने याद रखना है, LIC केस इसी के तुरंत हुआ था 1973 ने, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि ये इसका पार्ट है कि नहीं है, कि केशवानंद भारती में जो डिसीजन लिया गया था वो सही है, मतलब वो राइट, मतलब वो क्या कह सकते हैं उसको पारित कर दिया कि नहीं किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना, LIC केस नहीं पूछेंगे। LIC केस जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि प्रियम्बल में जो आपका केशवानंद भारती में जो कहा गया कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए ट्रुथ और लाई, है ना, तो ट्रुथ हुआ। तो ये चीज आपने ध्यान रखना। उसी के बाद आप लोगों को मैंने बताया 1976 की कहानी, कि इसमें तीन शब्द जोड़े गए आप लोगों के, वो आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना कि इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, अब नहीं भूलेगा ना आप लोगों को ये चीज, तो ये ध्यान रखें।
तो यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है बन जाए कि केशवानंद भारती केस पूछा जाता है कि कब हुआ था, 1973 याद रखना, पहला अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, ऐसे याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आप लोगों को आने वाली एग्जाम में शेड्यूल, अनुसूचियां जो आप लोगों की होती हैं, शेड्यूल्स जो आप लोगों के होते हैं। देखो शेड्यूल जो आप लोगों के ऐसे लिख लो कि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था उस समय कितने थे और आज के समय में कितने हैं, ठीक है। जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उस समय आर्टिकल की संख्या थी 395, 395। अब कितनी है, अब है आपकी 498। ओके। उस समय आप लोगों के जो पार्ट कितने थे, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब थे आपके 22 और अब कितने हैं, अब हैं 25। शेड्यूल उस समय कितने थे, शेड्यूल उस समय थे 8, आज के टाइम में कितने हैं, आज के टाइम में 4 और ऐड हुए हैं, हो गए हैं 12। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इन 12 के 12 शेड्यूल को पढ़ना है। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मुझे टीयर्स सॉरी मुझे शेड्यूल याद नहीं होते हैं, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक याद बता देता हूँ। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये 498 नहीं हुए थे, अभी तो इतने हुए नहीं है, ये बदलते रहते हैं। 448 लिखो आप, अभी तक 448, अभी कुछ दिनों बाद और चेंज हो जाएंगे ना, नया आर्टिकल आ जाएगा कोई। तो ये बाकी ठीक है, 22 से 25, 8 से 12, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे कि भारत में जो आप लोगों का शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां कितनी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है टोटल 12। अब ये 12 की 12 याद करना टफ होता है, 2 मिनट के बाद सारी याद होंगी। आपने याद रखना है ये TEARS, टीयर्स ऑफ, OLD PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये याद रखेंगे आप लोग। वैसे मैं आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ उनके लिए है कि जिनका अभी एग्जाम नज़दीक है और उन्होंने सोच लिया कि मुझे अनुसूचियां याद करके जाना ही नहीं है। तो आप लोगों ने जस्ट ये वाली लाइन याद रखनी, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, एक मार्क्स जरूर आएगा वहां पे, जो टी से स्टार्ट होगा वो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिख लो 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है जी। तो क्या होता है आपका T4, टीयर्स जो मैंने लिखवा दिया। तो टी से आप लोगों को पहला जो भारत की शेड्यूल है वहां पे आप लोगों को टेरिटरी दिखेंगी। टेरिटरी कीवर्ड जहां भी दिखेगा वो समझ लेना पहली अनुसूची है, ठीक है। डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है आप लोगों का टेरिटरी के बारे में होगा, मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनका पेपर है, बाकी मैं डिटेल अभी बताऊंगा। सेकंड होता है आपका इमोल्यूमेंट, इसमें वेतन और भत्ते होते हैं, इमोल्यूमेंट भत्ता कहते हैं इसको, ठीक है। ए से आप लोगों का होगा अफर्मेशन, और जिन्होंने ओथ लेनी होती है, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है वो भी बताता हूँ। आर से क्या होगा, राज्यसभा के बारे में होगा कि राज्यसभा की सीट, तो राज्यसभा की सीट याद रखना। फिर आप लोगों ने एस से याद रखना है कि हमारे जो शेड्यूल एरिया होते हैं, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया भारत में कितनी स्टेट्स में है अभी तक, मेरे अकॉर्डिंग 10 हैं, 10 याद रखना। ओ से क्या होगा, अदर शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल एरिया, तो ये ध्यान रखना। एफ से क्या होगा, फेडरल प्रोविजन होता है हमारा, ठीक है। फेडरल प्रोविजन में हमारी 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तो ये याद रखना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तो ये ध्यान रखना। ओ से हमने लिखा, तो ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी में भी आया था, तो इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। एल से आप लोगों का लैंड रिफॉर्म, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आप लोगों का हुआ था, तो याद रखना आप लोगों ने यही हुआ था, और ये रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का HPPSC पेपर 1 वालों को डाल रहा है, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। डी से क्या है, डिफेक्शन लॉ, अभी हमारे हिमाचल में कितने, 9 MLA ने
दल बदल किया था, तो उसी से याद रखें। P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनिसिपल पार्टीज। ठीक है, याद हो गया। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सिर्फ यहाँ पे 2 बार ओ या है आप लोगों का, ये रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम जो भी ओ होगा 6 नंबर पे, वो अदर शेड्यूल एरियाज होंगे, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। सबको याद हो गए होंगे ये वाले ऑलमोस्ट, कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अनुसूचित, या जब भी हम सॉरी जब भी अनुसूचियां आएंगी हमें, शेड्यूल्स आएंगे, तो हम उनको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें अगर याद ना हो तो कुछ ट्रिक बना लेनी चाहिए अपने आप ही। तो डिटेल में पढ़े, तो डिटेल वाले सुनो अब क्या क्या होता है, इसमें क्या डिटेल में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये वाला इसलिए मैं हाथों इस ये वाला टाइपिंग इसलिए कर रहा हूँ, सॉरी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 4 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। शेड्यूल में सबसे पहला, फर्स्ट जो हमारा शेड्यूल है, वो हमें क्या कहता है। फर्स्ट शेड्यूल हमें ये कहता है कि टेरिटरीज एक्सपेंशन, या एक्सपेंड, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, एक्सपेंशन एंड ज्यूरिडिकेशन। ठीक है, एंड ज्यूरिडिकेशन, तो ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लो ऐसे, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जो होती हैं, उनके नाम, कि क्या नाम है उनके, और उनका कितना क्षेत्राधिकार है, कितनी बाउंड्रीज है ना। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जब भी दिखेंगे तो पहला शेड्यूल होगा, हमने याद ही नहीं करना है इसको, हमें वैसे ही याद हो गया। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था वेतन और भत्ते। सेकंड शेड्यूल जो आप लोगों का होगा, वो एमोल्यूमेंट्स होंगे आप लोगों के, वेतन और भत्ते। देखो, अगर तो आप लोग एलाइड वगैरह की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो कमीशन की, या आप क्लास 1 और क्लास 2 NTHS की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को इतना नहीं पूछेगा कि बताओ ये सेकंड शेड्यूल का, वैसे पूछता है, ऐसा नहीं नहीं पूछता, पूछा जा सकता है। बट आपका क्वेश्चन अगर उसने थोड़ा सा डिटेल और बताना है, कि बताओ अलाउंसेस, जो वेतन और भत्ते आप लोगों के सैलरीज हैं, इसके अंतर्गत सेकंड शेड्यूल में किन किन की आती हैं, तो आपने याद रखना है, प्रेसिडेंट हो गया आपका, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकियों को नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, कल को टीचर बनेंगे, किसी को समझाएंगे, तो आपको पता होने चाहिए। गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, अगर स्पीकर आएगा तो बीच में डिप्टी स्पीकर भी आ जाएगा, किसका, लोकसभा का होता है ये, ओम बिरला जी जो बैठे हैं आजकल, उनकी बात हो रही है। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारा राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसके चेयरमैन जो हमारे धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन, उनका याद रखना। ठीक है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे विधानसभा के चेयरमैन होते हैं, उनकी भी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा है जाता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये क्या सेकंड सूची में आता है, तो ये भी आता है। सुप्रीम कोर्ट और इसके अलावा कंट्रोलर जनरल, ये याद रखना। इसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इनको ध्यान रखना, ये है आप लोगों के, है ना। फिर हमने सेकंड वाला याद हो गया, वेतन और भत्ते किस किस के दिमाग में आ गए होंगे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। फिर आपका उधर वाइस प्रेसिडेंट, जो आपका राज्यसभा का चेयरमैन होता है। फिर CAG, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पर्सन है ना। इसके बाद मैंने तीसरे नंबर पर बताया आप लोगों को, ओथ की बात आएगी, थर्ड जो आप लोगों का शेड्यूल आएगा। इसमें हमारी होती है एफर्मेशन एंड ओथ। अब ये एफर्मेशन और ओथ किन किन की होगी, तो याद रखना आप लोगों ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें प्रधानमंत्री भी आएगा, क्योंकि वो खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। आपके MLA आएंगे स्टेट के जो होते हैं, मिनिस्टर्स जो आप लोगों के लेते हैं,
फिर इसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी कैग भी आएगा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस भी आएंगे। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसे याद रखना आप लोगों ने। ठीक है। सीएजी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस 2 बार रिपीट हुए हैं, इसको ध्यान रखें। फोर्थ शेड्यूल जो हमारा आता है, इसमें मैंने आप लोगों को कहा कि राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं, इनकी अलॉटमेंट, राज्यसभा सीट जो आप लोगों की होती हैं, ऐसे ही याद रखना। फिर क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं पूछते हैं वैसे, यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट्स हैं 31, सिक्किम में सबसे ज्यादा कम है 1। ठीक है। नई आईडी दे रहा हूँ, वहां से आइए, ज्वाइन कीजिए क्लास को फिर से। आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो राज्यसभा सीट्स फोर्थ शेड्यूल्स में आपके आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल याद रखना आप लोगों ने, जो पांचवी अनुसूची है, इसमें हमारे शेड्यूल एरिया का वर्णन किया है कि भारत में कौन कौन सी ऐसी लोकेशन है, कौन सा ऐसा एरिया है जो शेड्यूल्ड एरिया है। तो भारत में टोटल 10 ही स्टेट हैं ऐसी जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया होगा, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्स्थ शेड्यूल की, तो सिक्स्थ शेड्यूल हमारे होते हैं अदर शेड्यूल एरिया। ठीक है। अदर शेड्यूल एरिया का मतलब होगा कि भारत की 4 ऐसी स्टेट ही याद रखें, जिसमें आप लोगों ने असम याद रखना, टी से त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है। ये टोटल स्टेट आप लोगों की क्या होती हैं, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आती हैं। इसका आप लोगों का क्या रहता है, इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा कि वो बोलेगा कि सिक्स्थ स्टेट में इनमें, सॉरी, सिक्स्थ शेड्यूल में इनमें से कौन सी स्टेट नहीं है। वो हमेशा मणिपुर देता है। तो आपने याद रखना है कि मणिपुर एक प्रॉपर शेड्यूल्ड स्टेट नहीं है, क्योंकि अभी वहां पे जो हिंसा हो रही है वो शेड्यूल्ड ट्राइब को लेके ही हो रही है। तो इससे याद रख सकते हैं। अगर इसका छोटा ट्रिक याद रखना, छोटा ट्रिक होता है इसका एटीएम मनी। एटीएम मनी, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम, एम फॉर मेघालय। मणिपुर देगा ऑप्शन में, मणिपुर नहीं होगा। मणिपुर ऐसे याद रखना कि अगर मणिपुर पूरी की पूरी ही शेड्यूल ट्राइब स्टेट होती तो वहां पे दंगे क्यों होते। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसके बाद हमारे पास आता है सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल हमारा होता है फेडरल प्रोविजन का। फेडरल प्रोविजन क्या होता है, फेडरल प्रोविजन में हमारे पास 3 लिस्ट आती हैं। कौन कौन सी होती हैं 3 लिस्ट, द फर्स्ट इज यूनियन, सेकंड इज स्टेट, एंड थर्ड इज कॉन्करेंट। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना। यूनियन में आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे जो कानून पास होगा, यहाँ कानून बनेगा संसद का। यहाँ पे कानून किसका बनेगा, यहाँ पर बनेगा राज्य के विधानमंडल जो हमारे होते हैं या विधानसभा होती है उनका। और यहाँ पे संसद का भी होगा, राज्य की विधानसभा का भी होगा, पर माना जाएगा हमेशा सुपीरियर संसद रहेगा। ठीक है, मान लो दोनों ने सेम कानून बना दिया, बट माना किसका जाएगा, माना जाएगा आपके सुपीरियर संसद का। तो ये थोड़ी सी बात आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें कि यूनियन के पास कौन सी पावर है, स्टेट के पास कौन सी है और कॉन्करेंट के पास कौन सी है। सीधी सी बात याद रखना, जो मेन पावर होंगी आप लोगों की, 100+ पावर लिस्ट आती है इसकी, जिसमें आप लोगों ने अपने दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बैंकिंग ऑल ओवर इंडिया में चलती है तो यूनियन के पास जाएगी। करेंसी ऑल ओवर में चलती है तो यूनियन के पास जाएगी। डिफेंस ऑल ओवर चलता है तो यूनियन के पास जाएगा। फॉरेन ऑल ओवर चलता है तो ये यूनियन के पास। विदेश, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो आप फोन यूज कर रहे हैं, इनमें दूर संचार, जिस कारण आजकल रेट आप लोगों को पता कैसे बढ़ गए, तो स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता। स्टेट की बात आएगी आप लोगों की जब भी, तो स्टेट के पास कौन कौन सी पावर है हम उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन जो आएगा वो मैं बताता हूँ क्या आएगा। स्टेट की बात करेंगे, आपके पास छोटी मोटी चीजें, जैसे आपकी पुलिस स्टेट की रहती है, कोई छोटा मोटा व्यापार किया जा रहा है, ठीक है, वो भी उनका ही है। एग्रीकल्चर, इनसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया,
तो नदी पानी के विवाद जो चले रहते हैं वो स्टेट के बीच में चलते हैं, उनमें सेंटर नहीं घुसता, तो ये ध्यान रखें। हेल्थ एंड सैनिटेशंस के होते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आयुष्मान भारत की स्कीम चली थी और हिमाचल वालों ने हिम केयर कार्ड लगा दिया। तो इस तरह भी याद रखना कि हेल्थ और सैनिटेशन इनके अंतर्गत आता है। सॉरी, ये मैंने कॉन्करेंट का लिख दिया इधर, ये स्टेट है ना आप लोगों का, इसमें स्टेट लिख लेना आप लोगों ने, ये स्टेट के नीचे लिखना सारी की सारी स्टेट में राज्य, ये कॉन्करेंट आप लोगों का इधर आएगा। ठीक है, ये कॉन्करेंट का आप लोगों का। अच्छा, कॉन्करेंट में कौन कौन सी होती हैं जो दोनों के पास होंगी, जहाँ पे आप लोगों का राज्य भी चलता है? एजुकेशन है आप लोगों का, फॉरेस्ट के ऊपर डिसीजन। देखो एजुकेशन, एनसीईआरटी कौन सी लागू करनी है स्टेट बताता है या वो, तो स्टेट की अपनी एनसीईआरटी भी होती है, वो चाहे तो वहाँ पे चेंजेस कर सकता है। बट अगर गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाली चेंज करके ये रखनी है तो उसको ही करना पड़ेगा। फॉरेस्ट, आप लोगों को पता है कि आप हिमाचल में पेड़ नहीं कटवा सकते हैं, तो वो किसका है? स्टेट, स्टेट का ऑर्डर नहीं है, वो आपके सेंटर का ऑर्डर है। ट्रेड यूनियन होती हैं, यूनियन बनी होती है, उनको याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट मैरिज का, तो मैरिज आप लोगों को पता है ना, यूनियन से संभला मैरिज ना स्टेट से संभला, इन्होंने कहा इनके पास दे देते हैं, अपना अपना देख लो, जिससे बनता है बन सकेंगे, ठीक है। एडॉप्शन होती है, एडॉप्शन का मतलब आपने कुछ चीज अपने अंतर्गत लेनी है, बच्चा गोद लेना है, कोई गांव गोद लेना है, कोई शहर गोद लेना है, ऐसा कुछ भी आप लोगों का ना। सक्सेशन होता है, सक्सेशन का मतलब वही है कि कौन किसी दूसरे की जगह आ गया, जैसे आप लोगों के जमीन विवाद होते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह, उनकी बात हो जाएगी। ठीक है, बेट एंड मेजर, ये भी आपके कॉन्करेंट में ही आते हैं, बेट एंड मेजर। तो ये सारी चीजें याद रखना। इसके बाद आप लोगों का बैटिंग एंड गैम्बलिंग, आजकल जैसे आप गेम वगैरह खेलते हैं, तो ये सारा कॉन्करेंट में या स्टेट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पंजाब जो आप लोगों की है, पंजाब गवर्नमेंट आप लोगों की हर साल लॉटरी, कोई बैसाखी लॉटरी, कोई दिवाली लॉटरी, कोई कौन सी लॉटरी, राखी लॉटरी। हिमाचल में ये वाली लॉटरी सिस्टम नहीं है, हिमाचल में लॉटरी गैम्बलिंग सब बैन है, तो आप इससे भी याद रखना। तो ये कॉन्करेंट में आता है, ठीक है, तो इसमें डिसीजन हो सकता है स्टेट ले सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारी इस तरह याद रखनी, कुछ ना कुछ आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाएंगी। लास्ट हमारी जो होगी ऑफिशियल लैंग्वेज की होगी। अभी हाल ही के एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, एचपीपीएससी में क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी लैंग्वेज थी? तो ओरिजिनल में जो लैंग्वेज थी वो थी टोटल 14, 14, इनको याद रखना। प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में है आपकी 22, 8 ऐड हुई हैं। तो इन्हीं 8 के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें। जो 21st 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें हमारी भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, ठीक है। उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें कोंकणी, इसमें आपकी मणिपुरी, इसी में आप लोगों की नेपाली, ठीक है। तो ये याद रखना KMN के नाम से, KMN सीक्वेंस में आता है, सिर्फ एल हटना है इसमें से, बाकी वही है। फिर इसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो इसमें बोडो जोड़ी गई थी, डोंगरी जोड़ी गई थी, मैथिली जोड़ी गई थी, और इसमें संथाली जोड़ी गई थी, यही क्वेश्चन आया था। तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसका जैसे आपने 71st का KMN याद रखा है, इसका याद रख सकते हैं MSBD, ठीक है, MSBD, बीडी होती है ना पीने वाली, उसी से याद रखना MSBD, कोई ब्रांड है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आप लोगों का हुआ था, उसमें ओडिया भाषा को जोड़ा गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ध्यान रखना, इनको जोड़ा गया है, ये वाली इंपॉर्टेंट आप लोगों की रही है। ज्यादा जोड़ दी मैंने? नहीं, ठीक है, ठीक है, इतनी होंगी, इनको ध्यान रखें। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आता है, 96 का आता है, कोई भी आता है, ठीक है। अब आप लोगों का होगा लास्ट, हमने क्या पढ़ा था कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ O, आगे हमारे पास LD और P और M रहा है। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आप लोगों का हुआ था, इसमें लैंड रिफॉर्म हुआ था, ये भारत का पहला
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय राजाओं के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। ठीक है, वो भी एक नॉर्मल इंसान बने थे, बट आम इंसानों के पास बहुत कम ज़मीनें थी और सरकार के पास खुद कम ज़मीन थी। तो इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट चाहे तो आपसे आपकी जमीन का मालिकाना हक छीन सकती है, वो ले सकती है। तो ये ध्यान रखना, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत ये होता है। तो फिर हुआ आप लोगों का टेंथ। टेंथ में आपका डिफेक्शन लॉ आया। डिफेक्शन लॉ क्या है? दल बदल, अगर कोई भी, अगर बीजेपी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस में जाता है और कांग्रेस मेजोर बीजेपी मेजोरिटी में है तो वो उस पर दल बदल लग सकता है। ठीक है, जैसे अभी लगे। तो ऐसे ही याद रखना इनको। तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत 1985 का पार्ट होगा। इसके बाद 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड 11th शेड्यूल आप लोगों का आया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत आपकी पंचायत जोड़ी गई। कौन से? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत, जो हुआ था 1992 में। ठीक है। 12th आप लोगों का आया था म्यूनिसिपैलिटीज। तो म्यूनिसिपैलिटीज आप लोगों की नगर पालिका, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। देखो, 1951 पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1985 कैसे याद रखना आप लोगों ने? डिफेक्शन लॉ किसने बनाया था? राजीव गांधी की सरकार में आया था। 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी, तो 85 आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, 85 में, 84 में उनकी हत्या की, तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जो कि दल बदल पे रोक के लिए लाया गया था। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। कोई डाउट होगा बताना। कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं हम लोग, अभी हमारे पास टाइम है, किसी को कोई काम तो नहीं है? ठीक है। चलो, नहीं तो मैं इसको कल करवाता हूँ, आप लोगों को चार्ट में समझाऊंगा, सिर्फ मैं सोर्सेज बताऊंगा आप लोगों को। मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को सोर्सेज, कल मैं पूरा चार्ट बना दूंगा। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, क्वेश्चन आप लोगों को बच्चे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में। तो आपने याद रखना है, सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी जो सोर्सेज लिए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ठीक है। क्या क्या लिया गया है? देखो, इतने पूछे तो नहीं है कि आपातकालीन जब भी इमरजेंसी प्रोविजन लगेगा, तो फिर भी आपने ध्यान रखना, मैं मेन मेन बता देता हूँ अभी, है ना। इमरजेंसी आपातकाल की बात आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। आपके जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पीसीएस आज तक नहीं पूछा गया है तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑफिस ऑफ गवर्नर इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, अपॉइंटमेंट अलग है, ऑफिस ऑफ गवर्नर अलग है। ठीक है। फेडरल स्कीम नहीं पूछा गया है अभी तक किसी भी एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना जो मैंने बताया आप लोगों को, ये हो सकता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, काफी सारे हैं, बट हमारे काम के सिर्फ ये चार हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। ओके। बाकी जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बताऊंगा। देखो, और बता दूं एक दो जो इम्पोर्टेंट है। आयरलैंड का डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोगों ने याद रखना है। जो नॉमिनेशन मेंबर होती है, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन मेंबर होते हैं वो भी आपका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कितने मेंबर की नॉमिनेशन होती है? 12 मेंबर की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके। जैसे मैंने पीछे इमरजेंसी प्रोविजन बताया, अगर आप लोगों को डायरेक्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड का काफी बार आया हुआ है। जर्मनी का याद रखना आप लोगों ने, कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है किसकी चीज की? कहीं भी इमरजेंसी लगाने की। ठीक है, तो ये हमने जर्मनी से लिया है। फिर आपने यहाँ से याद रखना है कि आपके जो फंडामेंटल राइट हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कब? इन इमरजेंसी। तो ये भी जर्मनी से लिया है। ठीक है। डीपीएसपी और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ से हैं? आयरलैंड से हैं। जब भी आपको इमरजेंसी की बात आएगी, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन अलग है, इमरजेंसी की पावर अलग है। ठीक है, तो इमरजेंसी की पावर और फंडामेंटल राइट आप लोगों के जब आपसे छीने जाएंगे,
तो वो आपके जर्मनी से लिए गए हैं। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर आप लोगों को पूछा जाए, जैसे मैंने बताया कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया आपने, तो आपने कहा यूएसए से लिया, लैंग्वेज आपकी अलग है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी जो हमारी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये कहाँ से ली गई है, ये यूएसए से ली गई है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को राष्ट्रपति के ऊपर जो आप लोग महाभियोग लगाते हैं, इम्पीचमेंट जो होता है ऑन प्रेसिडेंट, ये भी यूएसए से लिया गया है। फिर मैंने जैसे पीछे कहा कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी होगा तो आप लोगों की यूएसए से ली गई है। ओके। फिर आप लोगों का एक आता है यूके, सारे ही हो गए ऑलमोस्ट, बट काफी सारे हैं वो मैं लिख के दे दूंगा ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो आप लोगों की होती है, संसदीय प्रणाली का गठन करना, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो ये यूके से लिया गया है, इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो आप लोगों की होती हैं, प्रिविलेज का मतलब होता है कि इनको जो स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, जो पार एमपी वगैरह को स्पेशल राइट नहीं दिए जाते, इनको जो भी अलग पावर होती है इनकी, जैसे राष्ट्रपति को वोट देने का, अलग अलग चीजें हैं ना। एक इम्पोर्टेंट है यूके का सिंगल सिटीजनशिप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूर पूछा जाएगा, एकल नागरिकता जो हमारी होती है, ये भी है। फिर आप लोगों का रहेगा रिट, रिट हम पढ़ेंगे कल, 5 रिट जो हमारी हैं, इस बार एचएस के एग्जाम में भी पूछी गई थी, तो ये है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो द्विसदनीय होती है, जैसे आप लोगों ने याद रखना है, बाई कार्मल पार्लियामेंट। द्विसदनीय का मतलब होता है कि एक जगह राज्यसभा एक जगह लोकसभा, ठीक है, ये वाली बात जो है हमारी। स्टेट में आप लोगों ने याद रखना है, स्टेट में भी ये होता है, एक जगह विधानसभा होती है और एक जगह होती है विधान परिषद। तो ये क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, विधान परिषद के ऊपर याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल चलती है, तो आंध्र प्रदेश याद रखना, आंध्र प्रदेश से अभी अलग हुआ तेलंगाना, तो वहाँ पे भी है। इसके साथ ही कर्नाटक पड़ता है आपका, इसके साथ ही आपका महाराष्ट्र पड़ता है, इसके साथ ही बिहार पड़ता है, इसके साथ ही यूपी पड़ता है। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आप लोगों की लेजिस्लेटिव काउंसिल चलती है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, कल मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा आप लोगों का। आज 9 बजे लेंगे हम क्लास किसकी, ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की है ना। तो जिनका एग्जाम है 12 तारीख को, बच्चे कोई डाउट होगा मुझे मैसेज करना, बाकी आप लोग स्टूडेंट को भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे मैसेज करना। थैंक यू।